बार बार की तनबीह के बावजूद जिन गैर कानूनी गैर मुल्कियों ने डेडलाइन का फ़ायदा नहीं उठाया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का वक्त आ गया है। इन गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पनाह देने वाले, उनको घर किराए पर देने वाले भी कानून के जद में आएंगे। गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ तमाम मुतल्लिका इदारे आज से हरकत में आ जाएंगे। गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों को गिरफ़्तारी की सूरत में तमाम मुतल्लिका क़वानीन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान गैर कानूनी गैर मुल्कियों की जन्नत बन गया था। इनमें से बाज़ अफराद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे और दीगर भी जराइम में मुलव्वस पाए गए हैं। ये सूरत हाल रियासत के मुफाद में नहीं है, इसलिए आज से ये कार्रवाई शुरू हुई है और अभी तक हमने तकरीबन 100 लोगों को डिटेन किया है। बाज़ माफिया और मुफाद परस्त सियासतदान मौजूदा सूरत हाल का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ख़बरदार करते हैं कि वो कोई ऐसा काम ना करे जिसका नुकसान उन्हें कल उठाना पड़े। इसके अलावा अभी तक जो लोग वॉलंटियरली चमन बॉर्डर से गए हैं उनकी तादाद 35,000 तक पहुंच चुकी है और शायद ये तादाद आज शाम तक और बढ़े और ये सिलसिला जो है और तेज़ हो इस हफ़्ते में। इसके अलावा जो हमने कार्रवाई की है बिलखसूस इन लोगों की जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ ली हैं उस हवाले से भी हमने कार्रवाई की है और जो लोग हमारे पाकिस्तानी इनके लिए बेनामी का किरदार अदा कर रहे हैं उनका भी डेटा जमा किया जा रहा है। जो हमारे बाकी कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने आइडेंटिटी थेफ्ट किया है, मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में सिर्फ अफ़गान गैर कानूनी तारकीन वतन को नहीं निकाला जा रहा, बहुत से ऐसे अफ़गान जो बाकी ज़बानें बोलते हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा रही है। इनमें से ऐसे केसेस भी हैं जिन्होंने आइडेंटिटी थेफ्ट किया है, जिन्होंने नादरा के सिस्टम को मैनिपुलेट किया है, जिनमें हमारे ऑफिशल्स माजी में सम हाउ इन्वॉल्व रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक चैलेंज है जो इस पे कार्रवाई शुरू हो गई है। और वो लोग जो इस वक्त बलूचिस्तान में चाहे उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से हो या ईरान से या इराक़ से, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। तो मैं सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये इनडिस्क्रिमिनेट होगा, किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं होगा और जो लोग यहाँ पे कम्युनिटी लेवल पे ऑब्ज़र्व हो चुके हैं, चाहे उनको जितना भी ऑब्जॉर्प्शन मिला है, सपोर्ट मिला है कम्युनिटी नेटवर्क में, वो यानी एम्बेडेड हैं, उनके ख़िलाफ़ अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो कोयटा सेंटर हमने बनाया है वो कमिश्नर साहब आपको ब्रीफ करेंगे। जो होल्डिंग सेंटर है, जिन लोगों को हमने अरेस्ट किया है या हम आइंदा दिनों में ये कार्रवाई कर रहे हैं, उनको हम फ़ौरन भेज रहे हैं फ़ौरन एक्ट के तहत। और फ़ौरन एक्ट में ये प्रोविज़न भी जिसे प्रोविज़न 3 कहते हैं, उसमें इंतज़ामिया मजबूर नहीं है कि उनको कोर्ट्स में प्रोड्यूस करें, लिहाजा उनको डिटेन करने के बाद उन्हें मुल्क बदर किया जा रहा है। अभी मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आपको ब्रीफ करें कि कोयटा में या ओवरऑल यहाँ पे जो उनकी जुरिस्डिक्शन में क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम पर कोयटा डिवीज़न के अंदर 6 के करीब हमारे होल्डिंग साइट्स हैं जिनको हम इस्टेब्लिश कर चुके हुए हैं। कोयटा के अंदर हमारा हाजी कॉम्प्लेक्स और PCSIR की जो बिल्डिंग है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है इनटू होल्डिंग साइट्स। होल्डिंग साइट्स का पर्पज़ ये है कि जो लोग अव्वल तो अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, वॉलंटरली जा रहे हैं, जो कि 90% हैं, वो तो सही तरीके से जा रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो नहीं जा रहे, उनको फिर हम कानून के मुताबिक, फॉरेन नेशनल्स एक्ट के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं।
ان کو اریسٹ کر رہے ہیں. اریسٹ کرنے کے بعد ان کو ہولڈنگ سائٹ پر منتقل کیا جاتا ہے. ہولڈنگ سائٹ پر نادرا کے ساتھ مل کر FIA کے ساتھ مل کے ان کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ ریکارڈ میں لے کے آیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ان کی مینیفیسٹ کے مطابق ان کو چمن بارڈر سے ہم انخلا کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو آج سے ہمارا یہ آپریشن سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. جیسے سر نے بتایا کہ آلریڈی 30-35 ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ والنٹیرلی جا چکے ہوئے ہیں. پوری طرح سے مہم جو ہے وہ کامیاب چل رہی ہے. ہولڈنگ سائٹ کے اندر ہمارے نادرا, FIA, ضلع انتظامیہ اور باقی جتنی بھی الائڈ فیسلٹیز ہیں وہ ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان کو یہاں پہ ٹیمپریری ہم اپنے پاس رکھیں گے, اور پھر ایونچولی ودن 24 آورس جو بھی بیچ آئے گا اس کو ہم چمن بارڈر پہ ایوکٹ کریں گے. اچھا سر, سوال یہ ہے کہ کیا چونکہ ڈیڈ لائن ختم ہو چکا ہے, اب ڈور ٹو ڈور یہ عمل شروع ہوگا لوگوں کو چیک کرنے کے حوالے سے, اور جو ہولڈنگ سینٹرز بنائے گئے ہیں آج دن آپ لوگوں نے کتنی کاروائیاں جو ہے وہ کی, اور کس کس علاقوں میں کی ہے, کتنی تعداد میں لوگ ہولڈنگ سینٹر منتقل ہوئے ہیں, ڈور ٹو ڈور چیک کیسے کیا جائے گا, آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیے آلریڈی ہم بالکل ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں. اب ہمارے پاس ڈیٹا ہے. ہمارا جو لوکل لا انفورسمنٹ ہے, بالخصوص جو کرائمز برانچ ہے, ان کی بڑی ویزیبلٹی ہے. سارے علاقوں کو ہم نے ان کی جیو فینسنگ کی ہے, ان کی میپنگ کی ہے, لہٰذا ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں. اور جس طرح ہم نے کہا ہے کہ ان کو جہاں بھی آبزاربڈ ہیں ہم چن چن کے ان کو ڈیٹین کریں گے. جو آج کی کارروائی ہے وہ تقریباً 100 ہے, اور یہ جو ہے ہم اور بڑھیں گے, کیونکہ ہمارا جو ڈیڈ لائن تھا وہ یہی تھا کہ آپ والنٹیرلی جائیں گے, ہمیں کوئی فارن ایکٹ کے تحت کارروائی نہ کرنا پڑے. لیکن اب یہ کارروائی شروع ہو چکی ہے جو رکنے والی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہولڈنگ سینٹرز ہیں وہ تقریباً فعال ہو چکے ہیں یا فعالی کی حالت میں ہیں مختلف ریجنز میں. اور جو لوگ ابھی آ رہے ہیں, بالخصوص سندھ کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن ہے, وہ ٹرین کے ذریعے لوگ بھیجیں گے. 1000 لوگ تقریباً ان کے پورے ہو گئے, تو یہ ٹرین ہم کسی وقت بھی ریسیو کر سکتے ہیں نیکسٹ 2 ڈے میں, نیکسٹ 48 آورز میں, اور وہ اسٹریٹ ہم کوئٹہ سے چمن جو ہے وہ لے جائیں گے, اور وہاں پہ ان کو ایگزٹ پار کرایا جائے گا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ منیمم لوگوں کو ہم ان ہولڈنگ سینٹرز میں رکھیں, جتنا ہم وہاں پہ لاجسٹکلی کر سکتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں جو 4 بجے کا ڈیڈ لائن ہے بارڈر کراسنگ کا وہ ہم بڑھا سکیں. تو اس وقت ہماری سب سے جو فعال ایگزٹ سینٹر ہے وہ چمن کا ہے, اور وہاں پہ ہماری لا انفورسمنٹ جو ہے وہ بڑی مستعدی سے کام کر رہی ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو, ہماری انتظامیہ کو, بالخصوص کوئٹہ اور چمن کو, جنہوں نے پورا برڈن اٹھایا ہے. اور آئندہ دنوں میں مین کردار جو ہے ان کا ہوگا, کیونکہ پنجاب سے جو ابھی قافلے نکل رہے ہیں وہ بھی بلوچستان کے راستے جو ہے وہ ملک بدر ہونے جا رہے ہیں. کبھی یہ دعویٰ کیا جاتا کہ 70,000 کو کبھی یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ انہوں نے حاصل کیے, ان پر اب تک کتنا کام ہوا, کیا ان کو ریسٹ کیا جائے یا وہ واپس چلی جا سکتے ہیں؟ سیم ایسے ہی دیکھیے اس وقت جو ڈیٹا ہے 70,000 بلاک ہے, اس پہ کارروائی ہو رہی ہے. آپ کو معلوم ہے اس میں ملٹیپل ایجنسیز جو ہے وہ انوالو ہوتی ہیں, ان کی ویریفیکیشن, ان میں آپ جاتے ہیں, ان کے سرٹیفکیٹس ڈھونڈتے ہیں, علاقوں میں جاتے ہیں, اس پہ کچھ DNA ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ کام ہے, لیکن یہ تمام اکراس دا بورڈ ہوگا. باقی جو ہمیں لگ رہا ہے جس میں نادرا کا ایک سسٹم ہے کہ سسپیکٹڈ کارڈز بنائے گئے ہیں, ان کے پیچھے نادرا جا رہی ہے FIA کی مدد سے. تو اکراس دا بورڈ اس وقت جو سسپیکٹڈ جسے ہم آئیڈینٹی تھیفٹ کہتے ہیں ان کے خلاف کارروائی یہ کمبرسم ہے. ایک دن میں یہ ختم نہیں ہونے والا, لیکن یہ ریزولو ہے کہ ہم ان تک جائیں گے اور ان کو جو ہے وہ یعنی ان کی آئیڈینٹیز کو ہم انرتھ کریں گے اور ان کو واپس اپنے ملک بھیجیں گے. دوسرا یہ کہ چمن بارڈر پہ کچھ کمپلین آ رہی ہے کہ وہاں پہ سہولیات کی کمی ہے دور جانے والی. دیکھیے آئیڈینٹی تھیفٹ میں جو بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں, جو بھی ملک کے لوگ ہیں, وہ اکراس دا بورڈ, ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا, نہ میں کوئی ایتھنک خدا نخواستہ بات کرنا چاہتا ہوں جس سے ہمارے فالٹ لائنز ایگزاسربیٹ ہوں. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی نیمنگ کریں, لیکن جس نے بھی, چاہے وہ کوئی بھی بلوچستانی ہو, یہاں پہ رہا ہو, انہوں نے ID کارڈز بنائے ہوں اور وہ نیشنل ہو افغانستان کا, ایران کا, کسی اور ملک کا, اور انہوں نے ہمارے سسٹم کو مس یوز کیا ہو,
उनके ख़िलाफ़ अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई हो रही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वो आज जहाँ भी बैठे हैं, अगर वो बाहर बैठे हैं, उनके जो पाकिस्तानी ID कार्ड्स हैं वो कैंसिल होने जा रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स कैंसिल होने जा रहे हैं। ये एक रियासत पाकिस्तान का फ़ैसला है जो मल्टी लेवल एजेंसीज़ और गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं वो कोऑपरेट कर रही हैं। तो ये एक हम उस हद तक जाएंगे जहाँ पे ये अब्यूज़ हुआ है। आखिरी क्वेश्चन प्लीज़। आपने जिक्र किया था कि तमाम दुकानों के लोग जो यहाँ पे गैर कानूनी लोग ठहरे रहे हैं उनको हम निकालेंगे, लेकिन कमिश्नर साहब ने भी आपने भी सिर्फ चमन बार्डर का नाम इस्तेमाल किया, तो उस चमन बार्डर से आप बंगालियों को भी, बिहारियों को भी, सैलानी मुल्कों को भी सबको अफगानिस्तान भेज रहे हो, क्या मसला है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि अफ़गानों के साथ सलूक है। इस वक्त 4 हमारे एग्ज़िट पॉइंट्स जो हैं वो हमने फंक्शनल किए हैं, जिसमें चमन सबसे अहम है, उसमें चागी में 2 हैं, इसी तरह किला सैफुल्लाह में भी एक कमरदीन कारेज़ है। दूसरी बात ये कि जिन लोगों को हम भेज रहे हैं बांग्लादेशी कम्युनिटी के, उनको हम जो है वहाँ से बाई रोड भेज रहे हैं कराची से। जो इंडियंस हैं उनको हम बाई एयर भेज रहे हैं, जो नाइजीरियंस हैं उनको इस्लामाबाद से हम बाई एयर भेज रहे हैं, उनको हम चमन से नहीं भेजेंगे। जो लोग यहाँ पे चमन की उनकी शहरत अफ़गानिस्तान की है, उनका रास्ता बनता कमरदीन कारेज़ या चमन है। तो इस वक्त चमन के रास्ते उन लोगों को भेजा जा रहा है, लेकिन बाकी लोगों को, मिसाल मकरान डिवीज़न की हम बात कर रहे हैं, उन लोगों को जो है हम ईरान भेजेंगे तो उस रास्ते से जाएंगे जहाँ पे वो उनकी जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है। तो मैं अगेन कहता हूँ कि किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये पाकिस्तान की इंटरनल सॉवरेनिटी का सवाल है। जो भी है, उसका जो भी ज़बान है, जिस कम्युनिटी से भी है, माजी में हमने उनको मेहमान नवाजी के तौर पे अपने दरवाजे खोले थे। 40 साल से, मैं सिर्फ अफ़गानों की बात नहीं कर रहा, मैंने आपको कहा ना तकरीबन 10 साल तो बोस्निया हर्ज़ेगोविना के लोगों का हुआ इस्लामाबाद में। नाइजीरियंस कम्युनिटी के लोग हैं जो उनके पास कोई ID नहीं है, उनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, बाकी लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अक्रॉस द बोर्ड हो रही है। ये स्टेट की इंटरनल सॉवरेनिटी है जो हमने रीइंफोर्स करनी है। अच्छा, इसमें ये बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है कि जी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट, जो कानूनी तरीक़ाकार है उसको हम कहते हैं अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट। इसी तरह फॉरेन नेशनल्स एक्ट में भी ये प्रोविज़न मौजूद है। अभी तक जो हमारे पास तकरीबन 30,000 के करीब जो लोग इविक्ट हुए हैं, उनका हमने जो डेटा चेक किया है, किसी ने भी अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं रखी हुई। उन्होंने यहाँ तो बेनामी किसी के नाम पे करवाई हुई है, यहाँ वो रेंट पे यहाँ पर रह रहे थे। और वैसे भी हमारे लॉ के अंदर है कि कोई भी फॉरेन नेशनल जिसके पास पाकिस्तान का CNIC नहीं है, ना वो अपने नाम पे रजिस्ट्री इंतकाल करा सकता है, ना वो फ़र्द का इंतकाल करा सकता है लैंड रेवेन्यू एक्ट में। हाउएवर अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं जो हमें कंफर्म हो जाता है कि उनका कोई वाली वारिस नहीं है, वो अवैक्वी प्रॉपर्टी हैं या एक तरह से वो उनका कोई ओनर उसकी क्लेम नहीं कर रहा, तो उसको हम लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपने नाम पे बहके सरकार जब्त करते हैं टेम्परेरीली जब, और उसके ऊपर एक प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है जिसको हम कहते हैं अटैचमेंट प्रोसीडिंग। वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी, जगह जो है उसको हम सील कर देंगे, उसकी इन्वेंट्री जो है एक मैजिस्ट्रेट साहब बना लेंगे। तो उसका एक तरीकाकार एग्जिस्ट कर रहा है। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमारे सामने नहीं आई, जैसी ही आएंगी वो अटैचमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। अभी आपने कहा कि हम होल्डिंग सेंटर बनाएंगे। माजी में हमारे तजर्बा रहा 2019 में जब कोरोना के लिए सेंटर्स बने थे तो वो एक करप्शन के मरकज बन गए थे। इस बार जब आप होल्डिंग सेंटर बना रहे हो उसमें करप्शन रोकने के लिए या PDMA के जो धंधे उसको रोकने के लिए क्या इक़दाम करें? देखिए, पहली बात ये कि मैं माजी में नहीं जाना चाहता। आज की जो बात है, नादरा ने व्हीकल प्रोवाइड करना है बायोमेट्रिक्स के लिए, उसमें कोई करप्शन की गुंजाइश नहीं है। जो आपका कैस्को है उन्होंने 24 आवर बिजली देनी है, जो कोयटा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने 2 फायर ब्रिगेड देने, सिविल हॉस्पिटल ने मेडिसिन किट और डॉक्टर्स देने, इसके अलावा हमने कंबल और 400 बेड्स खरीदने। अब उसमें कितनी करप्शन होगी? थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।